जी अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया था, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 को। और कहां तक डिस्कस किया था? नाइट्रेशन और बेंजीन तक हमने अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कहां तक डिस्कस कर लिया था? नाइट्रेशन तक। ठीक है, नाइट्रेशन में तो जरा इसके मैकेनिज्म को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो नाइट्रेशन की नहीं, मैं जनरल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं कि बेंजीन किस तरह से रिएक्शन करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो फॉर बेंजीन कौन सा रिएक्शन देती थी? जो बेंजीन रिंग्स है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो कौन सा रिएक्शन देते थे? वो देते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, रिएक्शन देते थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे। इसमें होता क्या था कि जो बेंजीन होती थी ना, बेंजीन के साथ एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करता था? आके रिएक्ट करता था। एक इलेक्ट्रोफाइल आके रिएक्ट करता था। उस इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कौन सा होता था? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स से मोहब्बत करता है। तो उस पर खुद चार्ज कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो होगा क्या कि यहाँ पे इस कार्बन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसके हाइड्रोजन को भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वैसे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ होंगे, अट्रैक्ट होंगे। आपने एरोस मैकेनिज्म में लाजमी बनाने, ठीक है। तो नतीजे में हमारे पास बनता था सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बनता था? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसमें इस नीचे वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता था? पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और ये इलेक्ट्रोफाइल और इस तरह से जुड़ जाता था, और बाकी डबल बॉन्ड्स वैसे ही रहते थे। और इसको हम क्या कहते थे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते थे, ठीक है। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती थी वो क्या होती थी? सिग्मा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती थी। स्पेशली अगर हम मेन बात करें ना, तो इन कार्बन्स की बात कर रहा हूं, इन कार्बन्स की। तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी ज्योमेट्री होती है? वो तो ज्योमेट्री इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और जबकि इस वाली बेंजीन रिंग में तमाम कार्बन्स की ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। तमाम कार्बन्स की कौन सी ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ओके। और बाद में फिर जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता था, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता था, तो ये बेस इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करती थी। नतीजे में BH बनता था, यानी कि बेस और हाइड्रोजन का मजमुआ। साथ ये जो बॉन्ड था, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इधर, सॉरी, ये जो बॉन्ड था जो हाइड्रोजन के साथ है, ये इधर को शिफ्ट हो जाता था। ये जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर को शिफ्ट हो जाता था, ठीक है। तो नतीजे में बेंजीन की पुरानी कॉन्फ़िगरेशन हमें अचीव हो जाती थी, इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से करके। और यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था वो भी जुड़ा होता था, और दोबारा से जो ज्योमेट्री अचीव होती थी वो होती थी ट्राइगोनल प्लेनर की। तो ये था इसका जनरल मैकेनिज्म, ठीक है। इसका क्या था? जनरल मैकेनिज्म। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना, ये मैं थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूं, मजीद थोड़ा सा बता दूं। ये जो ये वाला है, इसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। ये क्या होता है भाई? कार्बोकैटाइन, ठीक है। ये क्या होता है? कार्बोकैटाइन। बाकी तमाम कार्बन्स, ठीक है, बिल्कुल पहले वाली ही कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, लेकिन ये वाला कार्बन है ना, जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन अटैच हुए हैं स्पेशली, ये कौन सी ज्योमेट्री अटेन कर लेते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेन कर लेता है, ठीक है। और मजीद इसको हम देखते हैं अपने बाकी रिएक्शंस को। ये तो जनरल मैकेनिज्म था जो मैंने आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, तो बाकी मैकेनिज्म्स को देख लेते हैं, ठीक है। आगे मजीद जो हमारे पास टॉपिक है वो है फ्रेडल, ठीक है। वो क्या है? फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, आपने इसको याद रखना है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अल्काइलेशन, यानी कि एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन। अल्काइलेशन क्या है? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप इनटू बेंजीन इज कॉल्ड अल्काइलेशन, ठीक है। इसमें जो हम रिएक्टेंट यूज करेंगे, या ठीक है, वो मेनली हम कौन सा यूज करते हैं? जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो एल्यूमिनियम X3 यूज करेंगे। X रिप्रेजेंट करता है यहाँ, एक्चुअली केमिस्ट्री में जो X होता है ना, वो यूजुअली हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हैलोजेंस को। तो यहाँ अगर क्लोरीन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा
Cl3, अगर फ्लोरीन या ब्रोमीन ले लिया जाए तो Br3, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं। क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। ठीक है, तो अब आर ग्रुप मैं कई बार रिप्रेजेंट कर चुका हूं, कई बार ये बता चुका हूं कि व्हाट इज आर। तो आर क्या है, आप किसी भी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो बचा बुचा जो अल्केन होगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मिथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाले तो ये मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इथेन है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाले तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। ये सारे क्या है, आर ग्रुप्स हैं, ये सारे क्या है, मुख्तलिफ आर ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। इसके मैकेनिज्म, इसका जनरल मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो मजीद इसको देखते हैं, इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैकेनिज्म की नहीं। तो जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास आ गई एक बेंजीन रिंग। ओके, ये आपके पास क्या आ गई, एक बेंजीन रिंग, और ये वो इसका एक हाइड्रोजन है और बाकी तीनों डबल बॉन्ड्स हैं। और ये मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, इसमें आपने क्या लेना है, आपने हेलो अल्केन लेना है, यानी ऐसा अल्केन लेना है, ठीक है, जिसके साथ क्या लगा हो, कोई भी हैलोजन लगा हो, एक्स लगा हो। तो इसको मैं थोड़ा सा और रिप्रेजेंट कर देता हूं। हम आर एक्स की जगह एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आर की जगह मैं ले लेता हूं इथाइल ग्रुप। आर की जगह मैं क्या ले लेता हूं, इथाइल ग्रुप ले लेता हूं। ठीक है, आर की जगह मैं इथाइल ग्रुप ले लेता हूं। वेट अ मिनट। ठीक है, तो ले जी, ये मैंने ले लिया इथाइल C2H5, साथ इसके मैंने एक हैलोजन अटैच कर दी, ये आ गया आपका क्लोरीन। तो होगा क्या कि ये जो, और ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, ये सारा रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या है, AlCl3। ठीक है, तो ये जो H है और ये जो क्लोरीन है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, नतीजे में HCl बन जाएगा। और ये जो बचा बुचा R ग्रुप है ना, यानी कि अल्काइल ग्रुप है, यानी कि इथाइल ग्रुप है, ये जाके इस हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा। नतीजे में हमारे पास अल्काइल बेंजीन बन जाएगी। नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्काइल बेंजीन बन जाएगी। तो यहाँ C2H5 लग जाएगा और ये वाला बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहेगा। ये क्या है भाई, इथाइल बेंजीन। ये क्या है, इथाइल बेंजीन। ओके, सो ये इसका जनरल रिएक्शन था। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ हम चलते हैं, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि एक लेविस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, लेविस ने क्या दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था। एक क्वेश्चन है कि AlCl3 क्या है। इसके ऑप्शंस हैं A, B, C, T। ये क्या है भाई, लेविस एसिड है, लेविस बेस है। ठीक है, इसके अलावा भाई ये क्या है भाई, इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, और या फिर चौथी ऑप्शन हम रख लेते हैं नन। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो लेविस के मुताबिक, लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जबकि बेस वो होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। तो अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो एल्यूमिनियम में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 13 होते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 तो 4, 2 6 और ये 2 8, तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 10। और आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लैक से बना लेता हूं ताकि मैं अपनी बात आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक यहाँ है, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों, तो अब हमें पता चला कि आखिरी शेल में ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा। ऑक्टेट रूल यानी कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
तो इसका मतलब ये वाला जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। लेकिन जब इसके साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, जब इसके साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर जब इसके साथ करेगा, ठीक है, जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाएगी, ठीक है, तो अब हम देखते हैं अब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आखिरी शेल में तो 3 क्लोरीन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले थे आखिरी शेल में सिर्फ 3, अब मजीद 3 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ से आ गए, तो आखिरी शेल में हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो AlCl3 है ये तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रखेगा इसका मतलब वो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहेगा कि कहीं ना कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने को मिल जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो तो लेविस एसिड होता है। तो इसका आंसर है लेविस एसिड। एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दिया है, इसको लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। तो मजीद आगे बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। अब होगा क्या कि ये फर्ज करें ये आपके पास क्या है, वही बेंजीन रिंग है, ये क्या है, मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ जा रहा हूं, ये बेंजीन रिंग है। तो उससे पहले हमने क्या करना है, अपना इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है। तो बेंजीन को ड्रॉ करने से पहले हम इलेक्ट्रोफाइल तैयार कर लेते हैं। तो हम लेंगे, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी हेलो अल्केन, ऐसा अल्केन जिसके साथ एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी हैलोजन लगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं क्लोरोमीथेन, और साथ हम ये कैटलिस्ट लेते हैं AlCl3। तो अब हमें पता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है, मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं ताकि आपको अपनी बात समझा पाऊं। तो ये है आपके पास मिथाइल क्लोरोमीथेन, ठीक है, और साथ हमने ले लिया AlCl3। तो अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ड्रॉ करूं तो ये यहाँ पे होंगे, सेंटर में नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है कि जो क्लोरीन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि यहाँ पे चार्जेस बराबर है, यहाँ पे चार्जेस बराबर है। तो जब ये रिएक्शन होगा, ठीक है, इन दोनों का, तो ये क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा, नतीजे में क्या बन जाएगा, Cl4। अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इजाफी चार्ज आ जाएगा, चार्ज इंबैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे परमानेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, क्योंकि जब ये क्लोरीन ये बॉन्ड तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाएगा और पीछे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इस पे पहले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, परमानेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जनरेट होगा। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो होगा क्या, अब बेंजीन ले लेते हैं, सेम वही रिएक्शन होने वाला है, बेंजीन के साथ ये डबल बॉन्ड्स होंगे 3, ओके। और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये मैं एक मिथा इलेक्ट्रोफाइल ले लेता हूं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नतीजे में ये बॉन्ड उधर को शिफ्ट होके कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाकी सब इधर रहेगा, इधर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। पहले ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी सबकी, लेकिन अब इस वाले कार्बन की स्पेशली कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। उसके बाद यही चीज जो है रिएक्ट करेगी हमारे इसी, आपने अलग अलग स्टेप्स में लिखना है, चले मैं इसको अलग स्टेप्स में लिख लेता हूं, ठीक है। मैं समझाने के लिए, काम जल्दी करने के लिए एक लाइन में लिख रहा था, बुक से एक बार जरूर कंसर्न कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं AlCl4 के साथ, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जब मिलेंगे तो नतीजे में बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बाकी AlCl3 वैसे ही बन जाएगा। और ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, नतीजे में ये बन जाएगा, ठीक है। नतीजे में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 वाला बेंजीन बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को तो हम कहते थे
टोलुइन, इसी को हम क्या कहते थे, टोलुइन। ओके, इसी को क्या कहते हैं, टोलुइन। तो ये थी फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसी तरह एक और रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, वो है फ्रेडल, ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वो क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप क्या होता है कि R के साथ कार्बन और ये डबल बॉन्ड लगाओ, ठीक है, इसके साथ क्या, ये क्या है, एसाइल ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। और एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इनटू बेंजीन, ठीक है, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इनटू बेंजीन को हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इनटू बेंजीन को हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम हमने वही कैटलिस्ट यूज करना है, सेम मैकेनिज्म वही रहेगा। कैटलिस्ट कौन सा यूज होने वाला है, AlCl3 वाला, जो कि क्या है, लेविस एसिड है, जो कि क्या है, लेविस एसिड है, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। तो होगा क्या, होगा क्या, मैं इसको थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। होगा क्या कि हम इसके जनरल मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। आपने एसाइल ग्रुप इस तरह से लेना है कि उसके साथ कोई हैलोजन लगाओ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने ले ली बेंजीन, ठीक है, ये हमने ले ली, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, एक जनरल रिएक्शन, एक मैकेनिज्म है। ये बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड्स हैं और ये उसका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और साथ हम ले लेंगे कोई भी एसाइल ग्रुप वाला हैलोजन। तो फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये है, और इस तरह से यहाँ पे क्या लगाओ, ये एसाइल ग्रुप होगा, यहाँ पे कोई हैलोजन लगाओ, फॉर एग्जांपल वो X है या फिर क्लोरीन है, फर्ज कर लिया, ठीक है। तो X कुछ भी हो सकता है, ये क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, ये फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन। ओके, तो होगा क्या कि ये इस हैलोजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, HX बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लोरीन था तो ये HCl बन जाएगा, ठीक है, और बाकी बचा हुआ ये एसाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन की जगह जाके लग जाएगा। तो नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगी, एसाइल बेंजीन बन जाएगी। नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा भाई, एसाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, ये कार्बन और ये इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, कार्बन। तो ये जनरल रिएक्शन था। हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं मजीद बात करूं किस तरह से इसका मैकेनिज्म हम समझ सकते हैं, किस तरह से हम इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं, तो देखें, हम सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते थे, बेंजीन के रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर करते थे। किसको प्रिपेयर करते थे, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज किसमें नहीं था, SO3 सल्फोनेशन में, ठीक है। बच्चे इसमें गलती करते हैं, MD कैट में क्वेश्चन आया तो सल्फोनेटिंग एजेंट सल्फोनेशन में कौन होता है, SO3 होता है। ये क्या है, सल्फोनेटिंग एजेंट है। ओके, सो मजीद आगे बढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या लेना है, आपने वही अल्काइल असाइल ग्रुप लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH3 वाला, R की जगह मैं CH3 लिख रहा हूँ, बाकी सेम वही C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे हैलोजन में क्लोरीन लिख देता हूँ, ठीक है, और साथ हमने AlCl3 लेना है। तो सेम वही है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो इसकी तरफ झुका होगा, जिसपे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया होगा, और यहाँ पे इस वाले कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो नतीजे में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे परमानेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और AlCl4 वाला मॉलिक्यूल बनेगा, नेगेटिव होगा वो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब मैं लूंगा बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग ले ली मैंने, और ये आपका आ गया वो डबल बॉन्ड्स 3। ओके, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, बाकी हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा, आप इमेजिन कर ले, मैं नहीं बना रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही इलेक्ट्रोफाइल मैं लिखूंगा, ठीक है। तो हम इसको जरा उल्टा लिख लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, इस तरह से, ताकि आसानी रहे। तो ये जो बॉन्ड है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नतीजे में कुछ ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है,
ये डबल बॉन्ड ओ, ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और ये चीज। और फिर इसके साथ जब आप नेक्स्ट स्टेप में इस AlCl4 का रिएक्शन करवाएंगे, किसका, AlCl4 का रिएक्शन करवाएंगे, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन नतीजे में बना देंगे, एक HCl, ये बॉन्ड जो है वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा और नतीजे में कुछ इस तरह की बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एसाइल बेंजीन। ये थी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इस वाले कंपाउंड के क्या नाम है, ये जो बना है ना, इसको हम कहते हैं एसीटोफिनॉन। दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो एसिड की यूज की जाती है। वो कौन सी यूज की जाती है, एसिड। तो एसीटोफिनॉन, इसका क्या नाम होगा, एसीटोफिनॉन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मुख्तलिफ रिएक्शंस और आ जाते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन। बेंजीन वैसे नॉर्मली एडिशन रिएक्शंस नहीं देती, लेकिन कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये देती है, ठीक है। नॉर्मली बेंजीन कौन से रिएक्शन देती है, ठीक है, नॉर्मली बेंजीन कौन से रिएक्शन देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और लेकिन कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजनेशन की, तो आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं बेंजीन में, ओके, और नतीजे में क्या बन जाएगा, साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा। प्लाटिनियम की मौजूदगी में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। आप इसके अलावा इसमें हैलोजेंस को ऐड कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ब्रोमीन को ऐड करते थे जब हम सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है जी। तो क्या बनता था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, साइक्लो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाता था। क्या बन जाता था, या सॉरी, ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन बन जाता था। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने याद रखना है। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में होता है। किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में होता है, और 450 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता है। तो मजीद इस रिएक्शन को हम अगले पेज पर देखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपने बेंजीन लेनी है और बेंजीन की दो रिंग्स लेनी है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम दो लेंगे, और तकरीबन आपने 9 ऑक्सीजन के क्या लेने हैं, मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। तो नतीजे में मैं यहाँ पे कार्बन को शो कर रहा हूँ इन दो पोजीशन में, बाकी हर जगह कार्बन आप इमेजिन कर सकते हैं, या चले हम बाकी जगह भी कर लेते हैं, और यहाँ पे कार्बन आ गए। तो होता क्या है कि इन दो कार्बन, ये 9 है ना, 9 जो 9 है, 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, इन दो कार्बन का दीवाना होता है। किसका दीवाना होता है, अपने सामने वाले दो कार्बन का दीवाना होता है, ठीक है। ये इनको क्या करेगा, फंसाने की कोशिश करेगा। कैसे फंसाएगा, अभी हम देख लेते हैं। इन दो कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जब इन दो कार्बन पे अटैक होगा तो दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। जब ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिलेगी, तो अगर एक बेंजीन रिंग से दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो दो बेंजीन से कितने बनेंगे, 4, ठीक हो गया। तो नतीजे में कुछ बेंजीन इस तरह की हो जाएगी, नतीजे में कुछ बेंजीन किस तरह की हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। और इन कार्बन का ये वाला हिस्सा है ना बेंजीन का, वो हम कुछ हिस्सा से टिल्ट कर देंगे, इन कार्बन को हटा देंगे क्योंकि इनकी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, और यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। लेकिन हमें पता है कि इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी तो अटैच है ना, इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी तो अटैच है, और यहाँ डबल बॉन्ड्स वैसे ही, ठीक है। और एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, तो एक एच मिलके बनाएगा H2, ठीक है। और यहां से एक ऑक्सीजन जब इसके साथ मिलेगी तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। क्या बन जाएगा, H2O। और होगा क्या कि ये जो 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा हवस से भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं, हवस से भरे हुए हैं। दो कार्बन से इनका गुजारा नहीं होता, तो ये पिछले दो कार्बन
पे भी अटैक कर देते हैं, ठीक है, पिछले दो कार्बन पे भी अटैक कर देते हैं, लेकिन इन दो कार्बन से ये सिर्फ हाइड्रोजन को ही छीन पाते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो इन दो कार्बन के साथ काफी खर्च हो जाती है, तो इनमें हिम्मत ही नहीं बाकी रहती कि मजीद इन दो कार्बन का मुकाबला कर सके और इनको अपनी रिंग से बाहर निकाल सके, तो सिर्फ इनके हाइड्रोजन को चुरा के ले जाते हैं, ठीक है, इनके हाइड्रोजन को चुरा के ले जाते हैं, तो एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, तो मजीद एक H2 और उसके साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा यहां से, तो वाटर बन जाएंगे, यानी कि एक बेंजीन रिंग से दो वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो दो बेंजीन रिंग से कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, चार वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इस वाले कंपाउंड का क्या नाम, और बाकी कुछ और ऑक्सीजन है, तकरीबन 18 ऑक्सीजन है ना, 9 2 18, तो 18 ऑक्सीजन को आपने मैनेज कर लेना, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं, टोटल 18 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 4 2 8, 8 ऑक्सीजन ये होंगे, 4 1 4, तो कितने हो गए, 8 4 12 ऑक्सीजन तो हो गए हमारे पास, और बाकी ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है, बाकी ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, और ये दो तकरीबन दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो देखें अगर एक, बाकी कितने बचे, 6 मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने, 3 ऑक्सीजन इसमें, एक एक मॉलिक्यूल में, तो दो मॉलिक्यूल्स में 6 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए भाई, 18 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ये थी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसको मजीद एक बार देखते हैं, मजीद एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किसके नतीजे में होती थी, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के नतीजे में होती थी, ठीक है, मैं इसको दोबारा अच्छे तरीके से लिखता हूं, ठीक है, होता क्या था कि आपके पास एक बेंजीन होता था, और इस बेंजीन में यहाँ ये दो कार्बन होते थे, ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन होता था, यहाँ पे भी कार्बन होता था, यहाँ पे कार्बन होता था, और ये 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते थे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हवा से भरे हुए हैं, ये पहले इन दो वालों पे अटैक करेंगे और इन दोनों को रिंग से ही निकाल के ले जाएंगे, ठीक है, और ये सारा रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 450 डिग्री 450 डिग्री सेल्सियस की मौजूदगी में हो रहा है, और नतीजे में क्या बनेगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया हमने मॉलिक्यूल्स कितने लेने हैं, दो लेने हैं, कम से कम दो तो होने चाहिए ना 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मुकाबला करने के लिए, तो अगर एक मॉलिक्यूल से, एक बेंजीन से दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो दो बेंजीन के मॉलिक्यूल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है, और इसी तरह 4 ही वाटर भी बनते थे, ठीक है, और नतीजे में क्या होगा कि जब ये कार्बन दो रिमूव हो जाएंगे या इनके हाइड्रोजन, अच्छा मसला बात यह है करने की कि अगले दो कार्बन रिमूव होंगे, लेकिन हाइड्रोजन इन चारों से रिमूव कर लिया जाएगा, ठीक है, और पिछले कार्बन बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है, तो नतीजे में कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा, ओके, इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा, ओके, और ये हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं मैलिक एनहाइड्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, मैलिक एनहाइड्रेट। याद रखिएगा कि जब भी किसी भी एसिड में से आप पानी को रिमूव कर देते हैं तो बनने वाला मॉलिक्यूल कहलाता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर आप वाटर H2 और यहां से ऑक्सीजन निकाल दें तो बचेगा SO3, तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड में से अगर नाइट्रिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लूं HNO3, तो यहां पे ये जो हिस्सा है, ये जो दो मेरे पास हाइड्रोजन है, ये क्या बना देंगे H2, और यहां से मैं अगर एक ऑक्सीजन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा H2O, और पीछे क्या बचेगा, दो N है N2O5, ओके, तो ये जो वाटर निकाल के ये वाला जो हिस्सा बना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, ओके, तो ये सारा एक बेसिक फिनोमेना है, एक बेसिक रिएक्शन है, इसको आपने याद रखना है, एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज जो कि इस चैप्टर में रिएक्शंस के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ओजोनोलिसिस। ले भाई, ओजोनोलिसिस, ठीक है, ले भाई, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत ही कमाल, इन चीजों को याद रखने की। वो क्या है, ये जो बेंजीन है ना, ये जो बेंजीन है, ठीक है, ये जो बेंजीन है, इसको थोड़ा सा इस मार्कर की थोड़ी सी थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं। ये जो
ये जो बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन के पास होते हैं 3 डबल बॉन्ड्स। इस बेंजीन के पास क्या होते हैं? 3 डबल बॉन्ड। ये जो 3 डबल बॉन्ड्स है ना, डबल बॉन्ड्स, ये जो डबल बॉन्ड्स है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, ये वफादार दूल्हे हैं। ये क्या है? वफादार दूल्हे हैं। ये क्या है? वफादार दूल्हे हैं। और इसका रिएक्शन होगा ओजोन के साथ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो इनकी दुल्हने हम लेंगे ओजोन को। 3 बॉन्ड्स हैं तो 3 ही हम इनकी दुल्हने ले लेंगे। ये जो दुल्हने हैं ना, ये दुल्हने भाई ये वफादार नहीं है। ये क्या है? ये वफादार नहीं है। तो होगा क्या कि पहले तो ये अटैक करेंगी, पहले ये इन दुल्हों को फंसाएंगी, इनके साथ शादी करेंगी। तो होगा क्या? कुछ इस तरह से एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इसको मजीद देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएगा। इस बेंजीन को मैं इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। डबल बॉन्ड्स होंगे, टूट जाएंगे और तमाम कार्बन के साथ कुछ इस तरह से ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ओके, सो वेट अ मिनट, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको मजीद। ओके, सो लेट मी टेक अ पेन। एक पेन ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर देखें और बाकी भी उसी तरह से, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और इस तरह से, तो यूं कुछ मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन इसके बाद फौरन ही एक अगली स्टेट आएगी इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन की फौरन ही एक अगली स्टेट आएगी, ठीक है। वो मैं यहां लिख रहा हूं। ये जो बॉन्ड्स है ना, ये वीक पड़ने लग जाएंगे, या ऐसा ऐसा क्या होने लग जाएंगे? खत्म होने लग जाएंगे। और ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर की तरफ आएगा। जो ऑक्सीजन जो बाहर बाहर है ना, ये अंदर की तरफ आएगा। तो कुछ यूं कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ठीक है। कुछ यूं कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। थोड़ा सा, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा समझ के चलें तो देखें, पहले था हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन के पास क्या है? 3 दुल्हे हैं, ठीक है। 3 दुल्हे हैं जिनके 3 दुल्हनों जो कि वफादार नहीं है उनके साथ होने जा रही है शादी, क्योंकि दुल्हनों ने इनको फंसा लिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास वजूद में आने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर? इस तरह का स्ट्रक्चर, ओके। तो ये देखें, और ठीक है, और यहां से अगर मैं इस तरह ले लूं, पहले मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया था, उस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। और मजीद फिर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन बाहर वाला है अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इनको बना लेते हैं, ठीक है। इन वाली जहां जहां मैंने ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, इनको हम लाइन से ड्रॉ करके दिखाएंगे ताकि हम अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा पाए, ठीक है। ओके, और बेहतरीन, फिर बिल्कुल इस तरह से। और फिर यहाँ पे जहां ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ओजोन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ये जो बाहर वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे और इस तरह से इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और बाकी जो हिस्सा वैसे बना वैसे ही। अब यहाँ पे ओजोन का मॉलिक्यूल इस वाले बॉन्ड के साथ जुड़ा, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जो बाहर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसको हम अंदर ले जाएंगे और बिल्कुल ट्राइंगल्स बना के जोड़ देंगे। कुछ इस तरह का ये मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेंजीन। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। तो चूंकि ये जो ऑक्सीजन यानी कि ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स थे ये थे गैर वफादार, तो इनका इन दुल्हों से एक वक्त आएगा, अपने दुल्हों से दिल भर जाएगा, फिर ये नए लोगों की तलाश में जाएंगे, और वो नए लोग जो होंगे वो होंगे वाटर। वो वाटर होगा, तो वाटर के फिर 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब मजीद इन 3 दुल्हनों के लिए नए दुल्हे आ गए हैं वाटर की सूरत में। और
इस वाले वाटर के हर मॉलिक्यूल के साथ एक अंदर वाला ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो अगर एक वाटर के साथ एक अंदर का ऑक्सीजन मिलेगा तो नतीजे में H3O बन जाएगा, सॉरी H2O2 बन जाएगा, ठीक है। और अगर तीन मॉलिक्यूल्स के साथ तीन ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले तो क्या तीन H2O2 बन जाएंगे, ठीक है, तीन H2O2 बन जाएंगे। और नतीजे में जो बाकी बचा स्ट्रक्चर बचेगा उसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल, और ग्लाइऑक्सल कुछ इस तरह का होता है, ग्लाइऑक्सल कुछ इस तरह का होता है, सॉरी यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड बनाना, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, ओजोनोलिसिस को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एंट्री टेस्ट के हवाले से और एमडी कैट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, उसके लिए मैं एक सेपरेट कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, उनको लाजमी देखिएगा। यहाँ तक मैंने आपका काफी हद तक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया है। इसके अलावा जो आखिरी बची कुची बातें हैं वो ये है कि मैंने आपसे मेटा डायरेक्टिंग और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात की थी। मैंने आपको कहा था कि बेंजीन के साथ अगर बेंजीन की कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ले लें, कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ले लें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, उसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ हो, फॉर एग्जांपल वो एक्स है, ये एक्स एक बादशाह की तरह होता है जो फिर आने वाले सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को डिसाइड करता है। अगर ये एक्स मॉलिक्यूल रिंग एक्टिवेटर है, ये क्या है, रिंग एक्टिवेटर है, ठीक है, या फिर ये क्या है, इसके पास ये लोन पेयर डोनर है, ये क्या है, लोन पेयर डोनर है, तो आने वाला जो Y का मॉलिक्यूल होगा ना वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर पैरा पोजीशन पे लगेगा। पैरा मींस ऑपोजिट पोजीशन, तो ये वाली बिल्कुल एक्स के साथ वाली पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, और ये वाली जो पोजीशन ऑपोजिट है एक्स के, ये है पैरा पोजीशन। और अगर तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, रिंग डीएक्टिवेटर है, ये क्या है, रिंग टी एक्टिवेटर है, या सिंपली हम कहें अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड रखता है, ट्रिपल बॉन्ड रखता है, या फिर लोन पेयर क्या उसको क्या करता है, सॉरी यहां हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। रीएक्टिवेटिंग का लफ्ज आप बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये गलती से मेरे पिछले लेक्चर में भी निकल गया था, इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं, कुछ रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं जो कि ऑर्थो पैरा पोजीशन को ऑर्थो पैरा पोजीशन में वाई को लगा सकते हैं। कुछ रिंग डीएक्टिवेटर्स भी होते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो असल में क्या है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे या फिर जिनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा, जिसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा, वो क्या करेंगे, वो वाई को कहेंगे कि वो लग जाए जाके इस वाली पोजीशन पे, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। मेटा डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यूजुअली अनसैचुरेटेड होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है। जबकि अगर मैं मजीद बात करूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, तो ये क्या होते हैं भाई, ये रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो अहम बात है, अनसैचुरेटेड नहीं होते और लोन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, विदड्रॉइंग इफेक्ट नहीं रखते, ठीक है, विदड्रॉइंग इफेक्ट नहीं रखते। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, जो एमडी कैट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, एक लाइन बना लेते हैं और यहां पे मैं इनको लिख देता हूं, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, इनकी एग्जांपल्स को हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बेसिक डिफरेंस क्या था, बेसिक डिफरेंस क्या था कि इसको अगर थोड़ा सा मैं मजीद साफ लिखूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक, तो ऑर्थो, वेट अ मिनट, ओके,
ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड यहां पे हम ले लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को, किसको ले लेते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मैट इनके जनरल फीचर्स क्या है भाई, ये रिंग एक्टिवेटर होते हैं, ठीक है, रिंग एक्टिवेटर्स के और कुछ क्या होते हैं जरा मॉडरेट, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं स्ट्रॉन्ग वाले जो सबसे पहले मैंने लिखे हैं, ठीक है, कुछ होते हैं क्या मॉडरेट रिंग एक्टिवेटर होते हैं और कुछ क्या होते हैं रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। सबसे पहले एक बात कि ये अनसैचुरेटेड बिल्कुल भी नहीं होते, ये अनसैचुरेटेड नहीं होते, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करूं तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और मजीद अगर बात करूं तो इनमें क्या होता है, लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, इनमें क्या होते हैं, लोन पेयर्स मौजूद होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं। जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखते हैं। सबसे पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, इनमें क्या क्या आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो मेरे पास एक ये ग्रुप आ जाता है सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास साइनाइड आ जाता है, ठीक है, देखें यहाँ डबल बॉन्ड है, साइनाइड में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास, ओके। इसी तरह साइनाइड के अलावा अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एसाइल ग्रुप आ जाता है। एसाइल ग्रुप अभी फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपको बताया था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास NO2 आ जाता है, ठीक है, NO2 जो नाइट्रेशन में भी हमारे पास क्या था, एक एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल था। तो ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर, ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर है, ठीक है, ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर, सॉरी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, रिंग डीएक्टिवेटर नहीं है, सॉरी, ठीक है। इसी तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम अगले पेज पे एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने भी आपको बताया अनसैचुरेटेड नहीं होते, इनके पास लॉन पेयर होता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो NH2 आ जाता है, NH2 आ जाता है, इसके पास एक लॉन पेयर होता है, OR ग्रुप आ जाता है, इसके बाद 2 लॉन पेयर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। इसी तरह NR2 आ जाता है, ठीक है। ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर्स है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वीक एक्टिवेटर्स में कौन आ जाते हैं, वीक एक्टिवेटर्स में मेरे पास अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 हो सकता है, फॉर एग्जांपल C2H5 हो सकता है, ये क्या है भाई, वीक एक्टिवेटर्स है। और रिंग डीएक्टिवेटर्स कौन से हैं, रिंग डीएक्टिवेटर्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल हैलोजेंस है, ठीक है, क्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, इन ये सब क्या है, एक्चुअली डीएक्टिवेटर्स है और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। ये सब क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, ठीक है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। इनके आखिरी शेल में तकरीबन 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं, 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं। फ्लोरीन में भी 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं, ब्रोमीन में भी 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं, आयोडीन में भी 3-3 लॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है भाई, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। लेकिन जो ऊपर वाले हैं ना, स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर्स है। जो आर ग्रुप है वो वीक रिंग एक्टिवेटर्स हैं, वीक रिंग एक्टिवेटर्स हैं। जबकि डी एक्टिवेटर्स कौन से, ये सारे हैलोजेंस हैं, ये सारे क्या है, हैलोजेंस है। तो हम ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को समझने के लिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ मैकेनिज्म्स को देख लेते हैं ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि क्यों लॉन पेयर रखने वाले, क्यों, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो लॉन पेयर है, तो अगर ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है, अगर ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है, तो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है या पैरा पोजीशन पे लग सकता है, मेटा पे क्यों नहीं लग सकता, मेटा पे क्यों नहीं लग सकती, ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन क्या है, तो मेटा पोजीशन है। तो अभी देख लेते हैं
तो हमें पता है बेंजीन कौन से रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जिनमें क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, तो पॉजिटिव तो वहीं जाएगा जहां नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, यही असल की पॉइंट है, यही क्या है असल की पॉइंट है। तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मजीद अपनी बात को साबित करने के लिए एक बेंजीन रिंग ले लेता हूं, ठीक है। और सपोज कर लें कि इस बेंजीन रिंग पे, इस बेंजीन रिंग मैं मुख्तलिफ बेंजीन रिंग्स बना लेता हूं पहले ही, ताकि हमें मजीद आसानी हो अपनी बात को साबित करने में, ठीक है। मैं तकरीबन तकरीबन 6 बेंजीन रिंग्स को बना लेता हूं, ठीक है, 6 बेंजीन रिंग्स को बना लेता हूं। और अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप? तो फर्ज कर लें कि ये मैंने 6 बेंजीन रिंग्स बना ली। ये क्या बना ली? 6 बेंजीन रिंग्स बना ली, ठीक है। और अभी हमें पता है कि जो बेंजीन है वो कौन सा रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक, और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा जहां नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे, यानी वहीं जाके अटैच होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसके साथ लगा है NH2 जो कि लॉन पेयर भी रखता है और लॉन पेयर डोनर है, तो लॉन पेयर डोनर तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से ही, बाकी 3 लॉन बॉन्ड पेयर आगे, सॉरी 3 पाई बॉन्ड्स मैंने बना दिए जो बेंजीन के डबल बॉन्ड होते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि NH2 एक लॉन पेयर डोनर है, तो ये लॉन पेयर्स को डोनेट करेगा इस बेंजीन रिंग की तरफ। जब ये लॉन पेयर डोनेट करेगा, जब ये लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नतीजे में लॉन पेयर डोनेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक तो पहले था, और एक एरो से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैं इसको मजीद थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको मजीद थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूं। ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आ गया, लॉन पे डोनेट हो गया। लेकिन अब हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो तो 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड्स ऊपर की तरफ बनाए हैं, 2 ये बनाए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे भी एक कार्बन मौजूद है, यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, तो मैं इस कार्बन को रिमूव ही कर देता हूं ताकि मैं बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, जो इस पॉइंट पे कार्बन होगा, अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देगी। ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला यहाँ पे, इस कार्बन ने अपनी वैलेंसी पे तो पूरी रखनी है, ये वाला जो कार्बन मैंने बनाया अपनी वैलेंसी पूरी रखनी है। तो अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा। जब आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहां नेगेटिविटी शिफ्ट हो जाएगी, वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक स्टेप। और बाकी अब हम क्या करते हैं, बाकी डबल बॉन्ड्स को बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो अब यहां पे इस वाले पॉइंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां रहते नहीं है, यहां रहते नहीं है, ठीक है, इन्होंने आगे मूव करते रहना। हमने रेजोनेंस का अमल पढ़ा था, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने मूव करते रहना है। तो जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ इस कार्बन की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा, यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला, ये सी वाला, इस कार्बन ने भी तो अपनी वैलेंसी को पूरा रखना है ना। तो होगा क्या कि ये वाला कार्बन इस वाले बॉन्ड को, इस वाले बॉन्ड को ना आगे को शिफ्ट कर देगा। ये वाला कार्बन इस वाले बॉन्ड को आगे को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जब इस बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जहां शिफ्ट होंगे वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है, वहां तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अब कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स
जब इधर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड, ये वैलेंसी को पूरा रखने की वजह से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन, और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें फिर पता है कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट एक जगह टिकते नहीं है, इन्होंने तो आगे मूव करते जाना है। तो इस कार्बन की तरफ अब मूव करेंगे, इस कार्बन ने भी अपनी वैलेंसी को क्या रखना है? पूरा रखना है। तो होगा क्या? क्योंकि इस वाले कार्बन ने, इस पॉइंट पे जो कार्बन है, इसने अपनी वैलेंसी को पूरा रखना है, तो ये जो कार्बन होगा ये इन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट कर देगा। तो अब नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनाने में मददगार साबित होंगे। तो अब कुछ सिचुएशन यूं होने वाली है, ठीक है? अब सिचुएशन कुछ यूं होने वाली है, ठीक है? तो यहां पे इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? और बाकी NH2 हम वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है? और इस NH2, असल में NH2 ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जा चुके हैं, ठीक है? अब मजीद ये इलेक्ट्रॉन्स इधर सबड़ नहीं करेंगे, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो ही ये इस वाले कार्बन के पास शिफ्ट होंगे, तो क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए थे ये वापस इस पॉजिटिव चार्ज वाले NH2 की तरफ लौट जाएंगे, और नतीजे में मॉलिक्यूल दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है? जिस तरह से पहले था, ठीक है? तो हम इसको बना लेते हैं। NH2 दोबारा से इस तरह से हो जाएगा, इस पर लॉन पेयर वापस आ जाएंगे, और जो ही इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट होंगे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड इस तरह से, बाकी बॉन्ड्स जिस तरह से आखिर में थे वैसे ही बन जाएंगे। तो अब इस पोजीशन में देखें, बॉन्ड्स की पोजीशन ये है, ठीक है, इस ए वाली डायग्राम में, और यहाँ पे अगर बी में देखें तो बॉन्ड्स शिफ्ट हो चुके हैं अपनी अपनी पोजीशन से। इसी रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? इसी रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या करती है? स्टेबल करती है। तो कितनी कितनी जगहों पे? तो एक इस पोजीशन पे मैं इसको कह देता हूं, फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं एक्स। इस वाली पोजीशन पे हमारे पास, इस एक्स पोजीशन पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये आ गया, ठीक है? इसी तरह इसको मैं कह देता हूं वाई, तो वाई पोजीशन पे भी मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं इस वाली पोजीशन को कह, तो इसको मैं कह देता हूं जी, तो जी पोजीशन पे भी मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? जहां नेगेटिव चार्जेस होंगे। और ये कौन सी पोजीशन है? बिल्कुल यहाँ NH2 लगा हुआ है ना, तो NH2 के बिल्कुल साथ वाली कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है? तो ये वाली पोजीशन भी कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। और ऑपोजिट पोजीशन कौन सी पोजीशन है? ये तो पैरा पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशन में से किसी एक के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और इस वजह से हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, अपने पास लॉन पे रखते हैं, वो क्या होते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। वो क्या होते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी इसी तरह के होते हैं, उनकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया, जिनमें अनसैचुरेशन होती है। फॉर एग्जांपल साइनाइड, तो हम फिर से वैसे ही 5 बेंजीन रिंग्स को, 6 बेंजीन रिंग्स को बना लेते हैं, ठीक है? हम वैसे ही 6 बेंजीन रिंग्स को बना लेते हैं, ठीक है? थोड़ी साफ साफ बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेटल डायरेक्टिंग, फॉर एग्जांपल यहां पे जुड़ा हुआ है साइनाइड, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? साइनाइड। और बाकी डबल बॉन्ड्स बिल्कुल उस तरह से है। तो होगा क्या? मैंने भी आपको बताया कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके पास कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट होता है। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का ना अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो क्योंकि कार्बन ने
4 बॉन्ड ही बनाने हैं, तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई रखने के लिए इस वाले बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगी। तो होगा क्या कि जो कार्बन होगा ना, कार्बन कार्बन अब यहाँ एक बॉन्ड आगे जब शिफ्ट करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड और बन जाएगा, और बाकी पाई बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे ही वैसे रहेंगे, बाकी पाई बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे ही वैसे रहेंगे। फिर ये नाइट्रोजन फिर होगा क्या, क्योंकि इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स छिन चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए हैं, यानी कि नेगेटिविटी दूर गई है। तो नेगेटिविटी दूर जाने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूं। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए हैं, नेगेटिविटी दूर चली गई है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे को इस वाले कार्बन की तरफ मूव करेंगे, ये आगे इस वाले कार्बन की तरफ मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो इन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से इस वाले ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से पाई बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब इस वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड यानी कि बॉन्ड का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिविटी दूर जा रही है, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स टिकेंगे नहीं और ये आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जैसे आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, इस वाले कार्बन का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अब इस वाले कार्बन से नेगेटिविटी दूर जा रही है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और होगा क्या कि ये जो इस कार्बन नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है, ये वापस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वापसी की तरफ क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वापसी की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, जब ये वापसी की तरफ शिफ्ट होगा तो होगा क्या कि कार्बन कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, और ये जो एक बॉन्ड होगा ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बाकी डबल बॉन्ड्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही बना दें आप। ठीक है, तो यूं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी पोजीशन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पैदा किया है साइनाइड ने। तो एक तो इस पोजीशन पे किया है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक इस पोजीशन पे है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक ये बिल्कुल यहाँ पैरा पोजीशन पे यहाँ। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करती है बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल जाने नहीं वाला, तो बची बुची जो पोजीशन है वो ये वाली है, ये वाली जो क्या है, मेटा पोजीशन है, और यहां तो आपका कोई ना कोई डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच होगा, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो साइनाइड ही है। तो ये थे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कुछ गलतियां अगर मेरे से बोलने में होगी तो मैं उनके लिए माजरत चाहता हूं। ठीक है, लेकिन तकरीबन तकरीबन मैंने आपको अपनी पूरी कैपेसिटीज के साथ, ठीक है, यकीन के साथ काफी हद तक इस चैप्टर को तैयार करवा दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, और इससे अगली वीडियोस मेरी एमडी कैट के हवाले से होंगी, चैप्टर नंबर 9 के हवाले से लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम।